तो लास्ट भाई 3 to 1 ईए वालों, हमने पिछली क्लास में जो पढ़ा है वो है साइटोस्केलेटन का डेफिनेशन की सेल में सपोर्ट के लिए मेम्ब्रेन अपनी जगह पे, ऑर्गेनल अपनी जगह पे बने रहे, उसके लिए प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, उनको हम लोग साइटोस्केलेटन में इंक्लूड करते हैं। 3 टाइप थे, दोस 3 टाइप्स वर, एक का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है, दूसरे का नाम माइक्रोफिलामेंट है, तीसरे का नाम इंटरमीडिएट फाइबर है, ठीक है, या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो ये जो 3 मेंबर हमने पिछली क्लास में पढ़े हैं, हम इन्हीं को आज डिटेल करेंगे। वी हैव टू लर्न मोर अबाउट माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, और ये माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के नाम है, एक सीलिया, फ्लैजेला, और दूसरा आता है जिसे कहेंगे सेंट्रोजोम एंड बेसल बॉडीज। 2 फॉर्मेशन है, इन दोनों को पढ़ना है। हम लोग माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं। माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट के बारे में जो पढ़ना था वो लास्ट क्लास में हो चुका है। जस्ट एक ब्रीफ देख लेते हैं कि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि दैट माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन डाइवर्स हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या बना रहा है? सेल ऑर्गेनल्स बना रहा था। माइक्रोट्यूब्यूल ने क्या बनाए? अदर स्ट्रक्चर्स बनाए, लाइक स्पिंडल एपराटस। जबकि अगर मैं बात करूं माइक्रोफिलामेंट्स की, तो इसने किया है जिस तरीके का काम वो जरूरी है। आया हुआ क्वेश्चन है, 5 to 6 नैनोमीटर का साइज, सॉलिड होते हैं, एक्टिन प्रोटीन से बने हुए हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सपोर्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड फंक्शंस, जैसे एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस के लिए सेल फरो का फॉर्मेशन, अमीबा जैसे सेल में सीडोपोडिया का फॉर्मेशन, इन्हीं से। अभी जो हम लोगों को पढ़ना है वो सीलिया, फ्लैजेला, और दूसरा जो होगा वो सेंट्रोसोम को पढ़ना होगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स मेजरली ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं, और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन लंबी होती चली जाएगी जैसे जैसे इसमें यूनिट बढ़ती चली जाएंगी। यानी ये कहिए कि दैट सीलिया और फ्लैजेला भी लंबे हो सकते हैं क्योंकि ट्यूबुलिन बढ़ रही है। सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल्स भी लंबे हो सकते हैं क्योंकि उसमें भी ट्यूबुलिन बढ़ रही है। तो हमारे पास यही स्ट्रक्चर है। वी विल लर्न अबाउट दीज टू, हमें इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है, जिस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहला जो हमारे पास टाइप है दैट विल बी सेंट्रोजोम। आप सेंट्रोजोम का नाम लिख रहे हैं, एक्चुअली 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना है। तो क्योंकि यहां पे सेंट्रियोल 2 है नंबर में, इसलिए आप इसको डिप्लोजोम भी कह सकते हैं। एंड दोस 2 सेंट्रियोल्स आर अपीयरिंग दिस वे। वो 2 सेंट्रियोल्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर इन द सेंस, यानी आप कुछ नहीं, एक अलग से थ्रेड टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इसके बारे में। सो दिस इज हाउ दे आर मेड। ये जस्ट बताने के लिए सिलेंड्रिकल है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए ऐसा बनाया है। दिस इज 1, दूसरा वाला इसका परपेंडिकुलर, ये 2 सेंट्रियोल सेल में न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट है। दोनों को मिलाकर एक सेंट्रोसोम का नाम देते हैं। ये ऐसे नहीं, इनके आजू बाजू में कुछ और स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे। और स्ट्रक्चर का मतलब है एक्चुअल में ये, इसे हम पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल या पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड कह सकते हैं। सराउंड कर रहे हैं इसको, जैसे पहाड़ के आजू बाजू में कोहरा हो रहा हो या पहाड़ के नीचे बादल दिखाई दे, वैसा कुछ स्ट्रक्चर। तो ये जो 2 सेंट्रियोल्स हैं इनके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इज अबाउट द अकरेंस ऑफ सेंट्रोसोम।
हम लोग इसके एग्जाम्पल्स वहां देखते हैं जहां यूजुअली एनिमल सेल के कैरेक्टर हैं, प्लांट सेल नहीं। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम का अक्रेंस कॉमन है, पहली बात तो ये, और इसका मोटिलिटी से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है। दिस इज कॉमन इन एनिमल सेल्स। अगर कोई प्लांट सेल मोटाइल हुआ तो तब के केसेस में सेंट्रोसोम उनमें प्रेजेंट हो सकते हैं। केवल मोटाइल प्लांट सेल की बात है, और इधर एनिमल सेल चाहे मोटाइल हो चाहे ना हो, सेंट्रोसोम उनमें है। ठीक है, एंड देन वी से अबाउट द अक्रेंस इटसेल्फ दैट देयर नंबर इंक्रीजेस, उनके नंबर बढ़ेंगे जब सेल डिवाइड होगा। अभी तक की तीसरे टाइप की ऑर्गेनल जिसके नंबर सेल डिवीजन के टाइम बढ़ते हैं। इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऐसे थे जो डिवाइडिंग सेल में बढ़ रहे थे, जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल, गोल्गी अपैरेटस डिवाइडिंग सेल में डिसअपीयर होते हैं। ये नंबर में बढ़ेंगे, देयर नंबर इंक्रीजेस इन इंक्रीज सॉरी डिवाइडिंग सेल्स, डिवाइडिंग सेल में इनके नंबर बढ़ते हैं। नंबर की जब बात चली तो हम लोग कहते हैं अ सेंट्रोसोम, टू सेंट्रियोल्स perpendicular to each other and these two centrioles के बेसिस पे हम लोग सेंट्रोसोम को एक और एक नाम देते हैं, नाम है डिप्लोसोम। इससे हम लोग डिप्लोसोम कहेंगे। बड़े सारे नाम पढ़े हमने नए नए, जैसे पेलेट पार्टिकल राइबोसोम, मोनोसोम भी राइबोसोम, पॉलीसोम भी राइबोसोम, अर्गोसोम भी राइबोसोम। डिप्लोसोम माने सेंट्रोसोम, या सेंट्रोसोम के लिए बोल सकते हैं सेंट्रियोल्स। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो लोग सेंट्रोसोम लिख के देंगे, वो सेंट्रियोल्स लिख कर दे सकते हैं। ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, इंटेंशनली लिखा गया है। हां, सेंट्रियोल वर्ड लिखा हो तो मुझे थोड़ा सा शक हो सकता है, क्योंकि सेंट्रियोल अकेला नहीं होता, सेंट्रियोल्स जोड़े में होते हैं। दे आर 2 इन नंबर। जहां एक लिखा हो मतलब एस न लगा हो तो जरा ध्यान से समझ लें, या तो स्ट्रक्चर केवल बता रहा होगा इसलिए सेंट्रियोल लिखा होगा, क्वेश्चन के अंदर सेंट्रियोल्स लिखा हुआ आएगा। याद रखेंगे इस चीज को, ऐसी चीजों में नहीं फंसते हैं, बच्चों की बहुत कमजोरी होती है। खैर, थोड़ी देर बाद तुम सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर में कंफ्यूज होने वाले हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो खैर, ये सेंट्रोसोम की बात थी, परपेंडिकुलर थी, वो मैंने बना दिया। ठीक है, एंड लिख रहे परपेंडिकुलर टू ईच अदर सराउंडेड बाय पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल या पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड। चलो, ये तो बात हो गई कि वो कितने नंबर में होते हैं, नंबर दूसरा किस में होते हैं, ये पता लग गया। कोई बताए मोटाइल प्लांट सेल के एग्जाम्पल? भाई, मोटाइल प्लांट सेल का कोई एग्जाम्पल? अरे जैसे क्लोरोप्लास्ट में क्लेमाइडोमोनास लिखते हैं ना, कि एक क्लेमाइडोमोनास में एक क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट अगर है तो फोटोसिंथेटिक हुआ, अगर क्लेमाइडोमोनास में फ्लैजेला हुई तो इसका मतलब वो मोटाइल हुआ, और क्लेमाइडोमोनास खुद एक एल्गी यानी प्लांट है, तो इसका उस क्लास में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे। यहां सेंट्रियोल्स प्रेजेंट हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट अगली बात, सेंट्रोसोम कैसे हैं, स्ट्रक्चर पढ़ना है। ठीक है, और यह भी बता दिया कि उनके नंबर इंक्रीज करते हैं डिवाइडिंग सेल्स के अंदर।
लेकिन सुन, इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड अपने नंबर बढ़ा रहे थे। उन दोनों के पास खुद के डीएनए थे, उनके पास खुद का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी थी। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है, ना तो खुद का डीएनए है, ना प्रोटीन सिंथेसिस है, ना इनमें एटीपी सिंथेसिस है। कंपैरिजन तो बनता है, ठीक है, कंपैरिजन तो बनेगा ही। हम जस्ट इतना लिखेंगे, सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनल्स इन अ सेल, और उस लिस्ट में सेंट्रोजोम का भी नाम आएगा। ये हुआ? अरे हुआ क्या? क्वेश्चन के टर्म्स में सेल्फ डुप्लीकेटिंग सेल ऑर्गेनल्स की लिस्ट बनाइए, बनाएंगे। चलो बनाए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्या हुआ तो? कितने नाम बोले मैंने तुमको? 3। एक का नाम माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा तुम क्लोरोप्लास्ट लिखो, प्लास्टिड लिखो, बात सेम। बहक मत जाना कि उसने प्लास्टिड लिखा, अरे सर तो क्लोरोप्लास्ट बोल रहे थे, ले ले, दोनों ले। तीसरा सेंट्रोजोम, नहीं तो क्या लिखेगा? सेंट्रियोल्स लिखेगा, समझ गए? नहीं तो लिखेगा सेंट्रियोल्स। आए बात सामने कि इनके अंदर किस तरीके की कंडीशन चल रही है, ठीक है। दुविधा यह है कि हमें इनके कैरेक्टर पढ़ने। खुद का डीएनए, खुद की प्रोटीन सिंथेसिस मतलब राइबोसोम, खुद का एटीपी सिंथेसिस। तो जरा कंपेयर कर लो भाई, क्या क्या है क्या नहीं है। डीएनए है कि नहीं, प्रोटीन सिंथेसिस है या नहीं, राइबोसोम प्रेजेंट है या नहीं, और डुप्लीकेट करता है या नहीं। यार ये तो मैं लिखना ही भूल गया। हाँ, जो जो है उसके ऊपर क्या लगा दो? टिक लगा देते हैं। डीएनए के पास, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, डुप्लीकेशन सब। प्लास्टिड में भी डीएनए, प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम, डुप्लीकेशन। सेंट्रोसोम के पास सिर्फ डुप्लीकेशन, जबकि बाकी चीजें नहीं है। यानी गलती से भी सेंट्रोसोम को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल में मत डालना। सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल के एग्जाम्पल किस किस में है? सिर्फ 2, माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, इसके अलावा नहीं। चलो सेंट्रोसोम के फंक्शन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर नहीं। स्ट्रक्चर तो कंपैरिजन में पढ़ना है, सीलिया फ्लैजेला के साथ में। चलो अच्छा पढ़ लेते हैं पहले।
डन। डन। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर ही पहले पढ़ लें, फंक्शन उसके बाद में। चलो, अरे चलो ऊपर। ये इस साइड वाला स्ट्रक्चर जो है, दिस बिलोंग्स टू द सेंट्रोसोम एंड बेसल बॉडी। अभी फंक्शन में बता दूंगा कि सेंट्रोसोम से ही बेसल बॉडी बनती है। बनाना बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। बीच में एक सर्कल है, सर्कल, बीच में यहां एक सर्कल है जिसको हम लोग सेंट्रल हब बोलते हैं। सुन लेना ध्यान से, बीच के सर्कल को सेंट्रल हब बोलते हैं। लेबल करेंगे, ठीक है। और यहां किनारे में बाकी स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लो, जो साइड साइड में स्ट्रक्चर्स बने उनके बारे में सुनो पहले, कि सेंट्रल हब से ये किनारे में लगे हुए ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये दिख रहे हैं सर्कल्स। दीज ऑल आर व्हाट, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये अकेले नहीं है किनारे पर, ये 3-3 है। लेकिन देख, 3 नहीं बोलूंगा मैं, इसको बोलूंगा ट्रिपलेट। 3 बोलने और ट्रिपलेट बोलने में अंतर है, ठीक है। 3 मतलब इंडिविजुअल इंडिविजुअल, ट्रिपलेट मतलब हो सकता है आपस में जुड़े हुए, यानी थोड़ा सा इसका हिस्सा इसके साथ लगा हुआ। बनाए भी ऐसे ही है, देख लो, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, और ये नीचे तीसरा। आई बात समझ में? यानी ये वाला हिस्सा दोनों का, ये वाला हिस्सा दोनों का, ऐसा ही है। यहां पर भी सेम वही बात है। तो यहां पर ये ट्रिपलेट्स के नंबर में गिन रहा हूं, ये निकल कर आते हैं 9 ट्रिपलेट्स हैं, और 9 ट्रिपलेट्स आपस में भी जुड़े हुए हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू द सेंटर एज वेल। 9 ट्रिपलेट्स आपस में भी जुड़े होंगे और किनारे पर भी जुड़े होंगे। देखो कैसे, आपस में जोड़ने के लिए यहां देख लो, ये देखना ध्यान से, ये डंडी, ये पिंक वाली, ये आपस में जोड़ रही है। ये ट्रिपलेट्स को किनारे पर आपस में जोड़ती हुई जुड़ गए सारे के सारे। इंटरेस्टिंग बात, यहां ये पहला है और ये यहां पर आखिरी। नाम सुनो इनके, इनके नाम भी अलग अलग हैं। कैसे बोलेंगे? जो ये यहां पे टिप पर है ना इधर, उसको लिखूंगा ए, उससे आगे जो होगा उसको लिखूंगा बी, जो सबसे आगे फ्री एंड पर है उसका नाम सी। कौन कौन जुड़े हुए हैं? सी और ए, ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या हो जाएगा? सी ए इंटर ट्रिपलेट लिंकर। ये इंटर ट्रिपलेट लिंकर है। आंखों में लग रहा है। और यहां ट्रिपलेट इज गोइंग टू कनेक्ट टू द सेंटर एज वेल। वो सेंटर से भी जुड़ जाते हैं। सेंटर से किसके थ्रू जुड़े वो वाली बात देख लो। ये आया एक, रेडियल स्पोक्स कहेंगे इनको। जैसे साइकिल के टायर में या फिर किसी भी व्हील में स्पोक्स होते हैं और उसको सेंटर से जोड़ते हैं, यहां पर भी ऐसे ही 9 रेडियल स्पोक्स है। रेडियल इसलिए क्योंकि ऐसे निकले, समझे? ये छोटा सा स्ट्रक्चर था यहां पे बिल्कुल, इससे फिलामेंट या कहिए वो माइक्रोट्यूब्यूल लंबे होते चले गए, तो ये ऐसे फैल रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं? रेडियली। जैसे छाता होता है ना, उसमें स्पोक्स होते हैं, वो कैसे ओपन होंगे? रेडियली बोलोगे, लेटरली नहीं,
छाता ऐसे नहीं खुलता है कि ऐसे खुल गई यूं, छाता ऐसा खुलता है, समझे, दाएं बाएं नहीं खुलेगा, सर्कुलर में खुलेगा। तो ये भी रेडियली अरेंज है, ऐसे आ रहे हैं, इनके टिप के ऊपर ट्रिपलेट्स लगी हुई हैं। व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स? इन स्ट्रक्चर का नाम है रेडियल स्पोक। बीच में ये गोले का नाम है सेंट्रल हब। बस इतनी सी बात थी, यही है जो हम लोगों को यहां पे पढ़ना है। ये 9+0 अरेंजमेंट कहलाता है। ये हमें मिलेगा सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी में। जिससे हम लोग कार्टविल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। चलो, जो जिस नाम से जाना जाता है उनके नाम लिख देते। क्या नाम बोला? कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, बैलगाड़ी का पहिया। एंड दिस इज 9+0 स्ट्रक्चर। इसका मीनिंग पढ़ना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जब इसके मीनिंग पढ़ने की बात आई तो हमने कहा यह मिलता है एक सेंट्रोसोम में और दूसरा बेसल बॉडी में। 9+0 मीन्स, 9+0 का मतलब है 9 ट्रिपलेट्स एट द पेरिफेरी। 0 मतलब नथिंग एट द सेंटर, बीच में कुछ भी नहीं। ठीक है, बीच में कुछ भी नहीं है, केवल कहां है? किनारे पर बस। लो जी, ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया। और एक बात इसके साइड में बता देते हैं, यहां ये दिस विल बी पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड। यहां पे पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड भी होंगे, ये बना देते पेरीसेंट्रियोलर क्लाउड। हियर दीज ऐसे। स्ट्रक्चर के बारे में सारी बातें टू बी डिस्क्राइब पॉइंट वाइज। 9 का मतलब क्या है? 9 आर ट्रिपलेट्स। काय के बने? ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। कहां पर प्रेजेंट है? एट पेरिफेरी, किनारे पर है। और सुनिए 9 ट्रिपलेट्स की कहानी। कनेक्टेड किस किस से? 1 टू ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? बाय इंटर ट्रिपलेट लिंकर्स। इंटर ट्रिपलेट लिंकर्स ने इनको जोड़ दिया। कनेक्टेड टू सेंट्रल हब, काय से? रेडियल स्पोक से। क्या इनके आजू बाजू में कोई मेम्ब्रेन है? नहीं है, राइट। ये 9 ट्रिपलेट्स की बात हुई। हम कहते हैं लैक लिमिटिंग मेम्ब्रेन। इसके आजू बाजू में कोई भी लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं है। सेंट्रल हब नाम आ गया, रेडियल स्पोक नाम आ गया, इंटर ट्रिपलेट लिंकर नाम आ गया, और ट्रिपलेट्स तो हो ही गए। ठीक है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन है नहीं, अंडरलाइन करूंगा नहीं। नो माइक्रोट्यूब्यूल इन द सेंटर। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। लार्जली मेड अप ऑफ ट्यूब्युलिन प्रोटीन। ट्यूब्युलिन प्रोटीन से बने हुए। ओके, यही सेंट्रियोल जब किनारे पर जाएंगे ना, ये एक सेंट्रियोल है, मैंने कहा ना वो सेंट्रियोल रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। हम केवल क्या पढ़ रहे हैं? ट्रांसवर्स। वो ऐसे कोन टाइप का निकला, देखो ये कोन टाइप का। फिजिक्स में तुम पढ़ते हो कोई स्ट्रक्चर ज्यादा लंबा हो, वो रे की तरह भी निकल रहा हो एक ही पॉइंट से, माना ये जाता है कि वो पैरेलल है, क्योंकि शायद वो किसी इनफाइनाइट पे आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है,
तो इनको भी क्या पढ़ रहे हैं कि सारे ट्रिपलेट क्या हो रहे हैं, पैरेलल। सारे ट्रिपलेट जो निकलेंगे ये सब एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ये हम मानते हैं। ठीक है, तो ये एक रॉड के जैसी स्ट्रक्चर है, जिसकी पूरी रॉ ना पढ़ के तुम कट करके अंदर का स्ट्रक्चर देख रहे हो। यानी दिस इज व्हाट ट्रांसवर्स सेक्शन, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। लंबे में नहीं कट करें, ट्रांसवर्स में कट करें ताकि सारे पार्ट्स को पढ़ पाए। दैट इज इट। ये पहला हुआ, ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, उसको कार्टव्हील के नाम से पढ़ते हैं। अरे एक टेस्ट तो हो चुका ना, क्यों भाई? कितनी तारीख को था तुम्हारा टेस्ट? 21? कहाँ गया है? ये तुम्हारे रिजल्ट के आते पते नहीं है, आया था कि नहीं आया था? तो अबे तो रिजल्ट तो निकलता है ना बे। ये कहाँ था तुम्हारा रिजल्ट? कौन है ये वैभव मीणा? वैभव, तुम हो? पता लगा है क्यों पूछ रहे हैं? इतना बहुत है। हंसो मत बे, एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी, अभी भी आ सकती है।
कौन अंजलि गौतम? अंजलि शर्मा, नीलाक्षी, शर्म करो, चारों लड़कियां हैं, पहली चार चारों लड़कियां। बताओ, हद करते हो। अच्छा वो नेचर ने कम बनाई है संख्या में। तुझे तो पूरी कहानी बता, आगे की बताऊं? आस्था, अनुराग, अनुराग पचौरी। तो इस बार भी पीछे बैठेगा है? मैं बताऊं कहां है जगह? जगह दिमाग में रहनी चाहिए। ये क्या है यहां पे बीच में? दो दो बैठे हैं, फैल के बैगों को ऐसे बैठा रखा है जैसे बैग ने एडमिशन लिया है। पीयूष, पूनम, हर्ष, हर्ष बोरकर कहां है? एब्सेंट है। भाई ने घंघोर बेइज्जती करी, मतलब 170 लाए बॉटनी में, कुल जमा नंबर आए 446। भाई पढ़ के नहीं आए एक सब्जेक्ट तो कैसे कर लेते हैं? आधे से ज्यादाओं की स्थिति यही है, 3 सब्जेक्ट में नंबर। भाई मैं क्यों नाम होता, सब्जेक्ट कौन सा है वो वेरी कर रहा है। एक नॉमिनल से टाइम टेबल बनाओ जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट पूरे होते हो। ये देखो किस सब्जेक्ट के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। मिनिमम टाइम हर सब्जेक्ट को देना है। आपका टाइम टेबल न्यूनतम 7 आवर्स, 7 घंटे का होना चाहिए, कम से कम 7 घंटे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नंबर बढ़ेंगे। नंबर ऑफ आवर्स या नंबर ऑफ मिनट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा करना है। ऐसा नहीं कि एक सब्जेक्ट आधे घंटे में समेट दिया और बाकी सब्जेक्ट के लिए 3 घंटे बैठे हुए हैं, हो कुछ ही नहीं रहा है, फिर भी वो आधे घंटे वाला सब्जेक्ट भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। एक टाइम टेबल बनाओ प्रॉपर, उसके हिसाब से काम करो तो ज्यादा अच्छा है। एक्सपेरिमेंट मत करो, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला लगाओ। ड्रॉपर्स के पास एक्सपेरिमेंट का कोई स्कोप नहीं होता। 11th वाले करे समझ में आता है, तुम लोग एक्सपेरिमेंट करो समझ में नहीं आता है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट हो जाएगा फिर, वो भी डिस्ट्रक्टिव मेथड वाला, पूरा साल खत्म। अभी 10 महीने भी बाकी नहीं है आपके एग्जाम के लिए। अगर मई में ही हुआ तो वैसे ही हुआ जैसे इस साल हुआ था वैसे, तो क्या कर रहे हो भाई, कितना समय लोगे? ये हुआ पहला फंक्शन, भी पढ़ी लेते हैं लगे हाथ। फंक्शंस ऑफ सेंट्रोसोम, नहीं तो क्या बोलो, ब्रैकेट बना के सेंट्रियोल्स। देख सेल ऑर्गेनल है लेकिन इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जैसे राइबोसोम था। अच्छा राइबोसोम तो चलो कोई सिंथेसिस कर रहा है, ये तो कुछ सिंथेसिस भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिर कैसे ऑर्गेनल? अब देखना कुछ काम होगा, इसलिए करता होगा कुछ काम। एक पहला काम, फर्स्ट इन मोटाइल सेल्स, मोटाइल सेल्स के अंदर ये किनारे लग गए, ठीक है। इन मोटाइल सेल्स दे
माइग्रेट टू पेरिफेरी, किनारे पर जाते हैं और वहां जाके बेसल बॉडी बनाते हैं, टू फॉर्म बेसल बॉडी। और ये बेसल बॉडी ही वो स्ट्रक्चर है जिससे मोटाइल सेल में सीलिया फ्लैजिला बनता है। सीलियम सिंगुलर, फ्लैजेलम सिंगुलर। फंक्शन नंबर 1 डन, ये तो मोटाइल में। दूसरा, कॉमन ये एनिमल सेल में, जिन एनिमल सेल में ये कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है उन एनिमल सेल में इनका कुछ काम ऐसा होगा जो बाकियों से उनको अलग बनाता है। एनिमल सेल में माइटोसिस मियोसिस के समय, आई रिपीट, माइटोसिस मियोसिस के समय स्पिंडल एपराटस बनता है। एनिमल सेल में स्पिंडल एपराटस का ओरिजिन एस्टर से होता है, ASTER। ये एस्टर और कुछ नहीं, सेंट्रोजोम है। एस्टर का मतलब सन होता है। सन इसलिए कह रहे हैं सेंट्रोजोम को क्योंकि इससे माइक्रोट्यूब्यूल के नाम की रेज निकल रही हैं। ठीक है, आप ऐसा पढ़ोगे किसी सेल डिवीजन के समय, आप ऐसा पढ़ोगे कि ये सेल होता और ये यहां पे ये सेंट्रियोल होते, ये एक सेंट्रोजोम, ये दूसरा सेंट्रोजोम। दे रीच द अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल पे पहुंच गए और ये जो निकल रही है ये धागे टाइप्स, ये कौन होती हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। आगे क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स, राइट। स्पिंडल फाइबर को ओरिजिनेट करते हुए सेंट्रोजोम को ही क्या कहा है? एस्टर। एस्टर्स। centrosomes bearing spindle fibers in plant नहीं, animal cells, commonly in animal cell obviously। प्लांट में सेंट्रोजोम नहीं, एस्टर नहीं। काम नंबर 2 खत्म, काम पूरा हुआ। अगला स्ट्रक्चर, इट इज अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टेस्ट नहीं दिया था? कितने रहे? हाँ, टोटल और 120 सुन के ही समझ में आ रहा है। तो 120 बॉटनी में होंगे तो मैं समझ गया बाकी कितने होंगे। जब सबसे आसान सब्जेक्ट में कम है तो बाकी में क्या होगा? तो अब एक काम करो, पिछले साल की गलती नहीं दोहरानी, शुरू से एक्टिवेट रहो। हो गए? तो अब सुनो, ये 2 फंक्शन, अबे 2 ही हैं, इतना समय नहीं लगना चाहिए। अगली बात आती है सीलियम फ्लैजिलम की, वो कैसे बने वो देखो। ये जो बात हो रही है ना ऊपर बेसल बॉडी की, उससे भी समझ ही लेते हैं। मान लो ये एक सेल, मान क्या लो है, और ये इसके अंदर एक और गोला, ये कौन होगा? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाजू में यहां पर बने हुए हैं ये 2, अभी परपेंडिकुलर नहीं दिख रहे, अभी बस पास में दिख रहे। कौन? सेंट्रियोल। ठीक है, इन्होंने बना दी कॉपी, क्योंकि सेल को मोटाइल होना है। नया बना हुआ सेल मोटाइल नहीं होगा, टाइम के साथ मोटिलिटी आएगी। पैदा होते से तो है ना दौड़ेगा, ठीक है, क्लियर? पैदा होते से नहीं दौड़ने लग जाएगा। तो हम कह रहे अभी बनाए, अब इसमें सीलिया अराइज होंगी। तो यानी ये पहुंचे किनारे पर, कौन? सेंट्रियोल्स की कॉपी। और ये जब ये यहां किनारे पर पहुंचे तो इनको बोलेंगे बेसल बॉडी। सेंट्रियोल 3 तक था जब न्यूक्लियस के बाजू में था, किनारे लग गया तो बेसल बॉडी। बेस बना रहे हैं यानी नीचे वाला पोर्शन। अब हुआ क्या? इसके ऊपर ट्यूबुलिन प्रोटीन जमा होती चली गई।
उसका जो भी अरेंजमेंट है वो अभी हम पढ़ेंगे, और ऐसे लंबी होती गई, लंबी होती गई, लंबी होती गई, यहां पर भी लंबी होती जा रही है, लंबी होती जा रही है। ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन ऐसे लॉन्गर होती चली आ रही है। ठीक है, लेकिन सुन, इतना सिंपल तरीके से नहीं लंबी हो रही, वो तो अंदर है ना। और मैंने बोला था तंबू में बंबू टाइप होता है, साइटोस्केलेटन। तो यानी जैसी बंबू ऊपर कर तंबू भी ऊपर हो गया, तो यानी ये मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, ऊपर। ये मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, ऊपर। ये मेम्ब्रेन भी क्या हो गई, ऊपर। तो इट्स वेरी सिंपल टू स्टेट दैट these structures are bound by membrane, the plasma membrane itself, चाहे सीलिया हो या फ्लैजुला। जबकि सेंट्रोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो लंबे हुए लेकिन सेल में से उठ के बाहर की तरफ नहीं आए, अंदर पड़े रहे हॉरिजॉन्टल। जैसे सेल का प्लेन वैसे ही उनका भी प्लेन, और ये सेल के प्लेन से उठकर निकल के आ रही है। दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग कवर्ड। तो यहां जो नीचे जो स्ट्रक्चर था, ये जो नीचे स्ट्रक्चर था यहां, ये थी बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी जो थे, ये बेसल बॉडी जो थे, देवर 9+0। इसके आगे मान ले कौन आ गई, फ्लैजुलम। दिस विल बी 9+2, आगे चेंज हो गया है। तो अगर कोई बोले कि फ्लैजुलम का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, तो आंसर 9+2 ही लगाना है, 9+0 नहीं। डोंट कंसिडर बेसल बॉडी एज इंटीग्रल पार्ट इन द फ्लैजुलम। ठीक है, वो एक अलग स्ट्रक्चर है, वहां से फ्लैजुलम अराइज हुई है। क्लियर, फ्लैजुला नहीं भी बन पाई तो भी बेसल बॉडी हो सकती थी, सेंट्रियोल है ना आफ्टर ऑल। ओके, तो ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। बाहर से जो कवरिंग होगी उसका नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चल पढ़ते हैं सीलियम और फ्लैजुलम के बारे में। किताब इतना क्लासिक लिखती है सीलिया के बारे में, और लिखती है कि दैट दे वर्क लाइक ओर्स। सीलिया जो होती हैं वो ओर्स यानी चप्पू टाइप्स काम करती है। चप्पू समझते हैं, नाव चलाने वाला, मतलब नाव चलाने के लिए जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसे कहते हैं चप्पू। इन दोनों का तो अक्रेंस अलग अलग पढ़ना पड़ेगा ना यार, साथ में कैसे पढ़ सकते हैं। एक ही चीज कॉमन है कि दैट इनका अक्रेंस किस में पढ़ रहे हैं हम लोग, मोटाइल सेल्स में। बट सीलिया के लिए डाउट है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अक्रेंस कैसे पढ़ो, अलग अलग पढ़िए। इनका अक्रेंस आपको अलग पढ़ना होगा, साथ नहीं पढ़ सकते। अभी पता लग जाएगा क्यों। वो यूं कि सीलिया वर्ड इन यूकैरियोटिक मोटाइल सेल्स, जैसे हम उन्हें लिख सकते हैं जूसीलिएट्स। अरे ये क्या, सीलिया से मूव करने वाले, जू मतलब जिसमें लोकोमोशन होता है, सिर्फ मूवमेंट नहीं, लोकोमोशन होता है, उसके लिए वर्ड लगता है जू, एनिमल। तो जूसीलिएट्स वाली बात हो रही है। तो जूसीलिएट्स की बात होती है तो मुझे एक एग्जाम्पल याद आने लगता है, और वो है ये चप्पल जैसे दिखने वाला। कौन है चप्पल, पैरामीशियम। ठीक है, इस चप्पल के बाजू में जो बना रहा हूं ये बाहर की तरफ, ये इसकी सेल वॉल नहीं है, ये इसकी आउटर कवरिंग है जिसका नाम है पेलिकल। ये सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब ये सेल वॉल की जैसे रिजिड भी नहीं रहने वाली। ज्यादा मोटा है भाई। एक थिन फ्लेक्सिबल कवरिंग सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करती हुई पैरामीशियम में। पैरामीशियम प्रोटोजोअन है, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर। एनिमल के जैसे होते हैं, लेकिन एनिमल नहीं बोलोगे, एनिमल तो एनिमल किंगडम में मिलते हैं, ये प्रोटिस्ट हैं। बाकी चीजें जानो इसके बारे में। हम अंदर दो न्यूक्लियस देखेंगे पैरामीशियम में, ये एक बनाया और यहां बना लिया ये दूसरा। दोनों में डिफरेंस है, साइज का, कामों का भी डिफरेंस है। ये बड़ा वाला मैक्रो न्यूक्लियस है, छोटा वाला माइक्रो न्यूक्लियस। डिटेल बाद में जब जरूरत पड़ेगी, अभी केवल फोटो। अंदर से निकल रही है इसके सरफेस पर फ्लैजुलम, इसके सरफेस से निकल रही है ये फ्लैजुलम। दिख, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कलर, सॉरी सीलिया
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कलर से बनाया ताकि रियलाइज होता है कि सीलिया आर सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीलिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। पूरे सरफेस पर, मतलब दे आर न्यूमरस। ठीक है, जूसीलिएट का एग्जांपल लिखना चाहूंगा मैं यहां पे, पैरामीशियम। पैरामीशियम को देख के समझ में आ रहा है कि सीलिया क्या काम कर सकती है, जरा ध्यान से सुनिए। एक, सीलिया के होने के कारण पैरामीशियम में लोकोमोशन होता है, नंबर फर्स्ट। दूसरा, इसके सरफेस पर यह फूड का पार्टिकल है, तो हाथ तो है नहीं भाई, ये क्या करेगा, ऐसे खिसकाएगा, किससे, सीलिया से, और यहां से अंदर कर लेगा। ये जगह क्या है, माउथ के इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसको, गलेट। सबसे पहले माउथ लाइक स्ट्रक्चर अगर किसी में आया है तो वो जूसीलिएट में था, उसका नाम क्या रखा गया था, गलेट। राइट, खिसकाएगा इधर और इसको अंदर। यानी दो चीज सीखा, एक कैप्चर ऑफ फूड, दूसरा मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑन द सरफेस। राइट, जब नाव चलाने के लिए चप्पू चलाए जाते हैं तो नाव तो आगे बढ़ती है, पानी पीछे खिसकता है, बात समझ में आई। यानी मूवमेंट ऑफ द बोट प्लस मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड ऑन द सराउंडिंग्स, आई बात समझ में। नंबर नेक्स्ट, मैं कह रहा हूं कि इसको फूड खाना है, तो बोले रुक जाओ आगे नहीं बढ़ना, सीलिया सारी रुक जाएंगी, मूव करना, बीट करना रोक देंगी। सिर्फ वही सीलिया चलेंगी जिनको काम चाहिए, और वो काम कर रही है कौन से, इस हिस्से वाली, चल पीछे खिसको, न ये चल रही न इधर वाली चल रही है, सिर्फ यही। राइट, और वैसे ही जैसे इसको अगर बाई चांस लेफ्ट टर्न करना हो तो होगा क्या, राइट वाले तेजी से चलेंगे, लेफ्ट वाली काम करना बंद कर देंगी, यानी सीलिया इज एग्जिबिटिंग कोऑर्डिनेशन। तो व्हेन आई स्टेट, नो, एनसीईआरटी स्टेट्स दिस दैट सीलिया फंक्शन लाइक ओर्स या वर्क लाइक ओर्स, तो उसका मतलब है एक, लोकोमोशन, दो, सरफेस पर प्रेजेंट पार्टिकल का मूव करना, और तीसरा कोऑर्डिनेशन अमंग देम। ठीक है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन। द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेल लोकोमोशन इज बाय सीलिया, फ्लैजुलम नहीं, सीडोपोडिया भी नहीं, सीलिया से। अभी तो अक्रेंस पढ़ रहे हैं। तो in eukaryotic motile cells like zooxiliates, paramecium is one of the example, and then second we are saying it is work like oars. ये oars की तरह काम करती है। हमें तो इतनी आती नहीं अंग्रेजी, ले हिंदी जानो फिर। चप्पू, oars की तरह काम करने का क्राइटेरिया क्या बताया, वन, पहला मैंने रीजन बोला इसका कि इनमें क्या होगा, सेल को मूव कराने का कैपेसिटी। दूसरा, सेल के सराउंडिंग में चीजों को मूव कराने की कैपेसिटी। तीसरा, कोऑर्डिनेशन विच मेक्स देम द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड, सेल लोकोमोशन। लोकोमोशन ऑफ बॉडी, टू, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑन सरफेस या पार्टिकल्स अराउंड। इसके दो एग्जाम्पल हैं, लिख रहा हूं मैं, रुकना। और यहां बोलेंगे कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। इसके बेस पर मैंने कह दिया है, यह है मोस्ट एडवांस्ड सेल लोकोमोशन। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स अराउंड के दो एग्जाम्पल है भाई, एक लिख दूंगा मैं, कैप्चर ऑफ फूड इन पैरामीशियम, पैरामीशियम फूड को कैप्चर करने में। और बोलो, और कोई एग्जाम्पल है ना, सेल सिलिएटेड है लेकिन लोकोमोशन नहीं है, उसका एग्जांपल है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट सिलिएटेड एपिथेलियम, लेकिन सेल तो कहीं नहीं जाते, उनके ऊपर प्रेजेंट म्यूकस जाता है, बाहर आता है। या फिर ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब, जिसके सरफेस से उस साइड से मूव करते हैं। राइट,
सेल कहीं नहीं गए, ऊपर प्रेजेंट मटेरियल या पार्टिकल कहीं गया है। दूसरा एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं म्यूकस ऑन रेस्पिरेटरी डक्ट, और तीसरा ओवा ऑन फैलोपियन ट्यूब। लो, सीलिया होने के फायदे। सीलिया हमेशा न्यूमरस है, याद रखें, ठीक है। इन यूकेरियोटिक मोटाइल सेल लाइक जूसीलिएट, जैसे कि पैरामीशियम, याद रखना इनके नंबर हमेशा ज्यादा होंगे, न्यूमरस या सेवरल ऑन सरफेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ये स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सीलिया पढ़ा भी हमने। क्या भाई, क्या डिस्कशन कर रहे हो? बोलो क्या? कॉपी? यही बोला था इसने। देखो मना कर रहा है वो। क्या यार, यही दोस्ती कमाई तुमने, रोज उसके पास में बैठते हो फिर भी। हाँ, अब से मत बैठ पास में। ये पहला है। दूसरे टाइप की चीज है फ्लैजेलम। डन। द सेकेंड इज फ्लैजेलम। अगला जो नाम आता है वो फ्लैजेलम के बारे में। और फ्लैजेलम के लिए जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं कि उसके नंबर एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक हुआ तो फ्लैजेलम, एक से ज्यादा हुआ तो फ्लैजेला कहेंगे। फिर उसका लोकोमोशन जो है वो बड़े ही अलग टाइप का है। फ्लैजेला जब भी है तो सेल के लोकोमोशन के लिए, किसी और काम के लिए नहीं, ठीक है। और ये कहते हैं कि दैट फ्लैजेला इंडिपेंडेंटली बीट करती है, यानी एक लेफ्ट राइट चल रही होगी और दूसरी राइट लेफ्ट चल रही होगी, दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहां जू सीलिएट लिखा है, वहां लिख दूंगा जू फ्लैजिलेट्स, यानी एनिमल लाइक सेल्स विद फ्लैजिलम फॉर लोकोमोशन। ट्रिप्नोसोमा लिशमानिया दो एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं एल्गी के, जहां वेजिटेटिव सेल फ्लैजिलेटेड हुए, या उनके गैमीट। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा में भी मेल गैमीट, ह्यूमन स्पर्म में मेल, ह्यूमन स्पर्म या मेल गैमीट इन ह्यूमन भी एग्जाम्पल होगा फ्लैजिलेटेड सेल्स का। सिर्फ लोकोमोशन और कोई काम नहीं। सीलिया ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है। हुआ ये? द सेकेंड, दूसरा पढ़ेंगे फ्लैजेलम। वन और मेनी इन नंबर, एक या फिर बहुत सारे हैं। और जब वन और मेनी नंबर मेंशन करते हैं तो इसी के अंदर एक और एक बात कि फ्लैजेलम के लिए यह भी मेंशन किया जा सकता है कि दैट लोकोमोशन ऑफ द सेल इज ओनली फंक्शन। सिर्फ लोकोमोशन, इसके अलावा कोई और काम नहीं।
थर्डली, लॉन्गर इन साइज, ज्यादा लंबी है एज कंपेयर टू सीलियम। मिली किसमें? तो एग्जांपल आएगा जू फ्लैजिलेट्स में। जू फ्लैजिलेट्स में एग्जांपल में अलग अलग लिख सकता हूं। ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट एनिमल लाइक सेल प्रोटिस्टा में आते हैं। प्रोटोजोआ मोर टिपिकली, ट्रिप्नोजोमा, एक और एग्जांपल लिशमानिया, हाँ वही जो ह्यूमन में डिजीज कॉज करते हैं। ट्रिप्नोजोमा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, लिशमानिया कालाजार या लिशमानियासिस। दूसरे एग्जांपल सुने, मोटाइल एल्गा जैसे क्लेमाइडोमोनास, गैमीट्स इन एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ह्यूमन स्पर्म सेल्स, ये सब फ्लैजिलेटेड है और फंक्शन सिर्फ एक है, लोकोमोशन, इसके अलावा कुछ नहीं। जबकि इसके पहले के एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था सीलिया के बारे में कि वो एक से ज्यादा काम कर सकता है, ये ऐसे नहीं है। फ्लैजिला तो प्रोकैरियोट में भी होती है। इस बात पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक फ्लैजिलम के कंपैरिजन हो गए, बिल्कुल करना है। डन। अब इसमें नेक्स्ट, इसमें बाकी कुछ ऐड करते हैं तो वाली बात भी सुनिए। हम ये कहते हैं कि दैट फ्लैजिलम प्रोकैरियोट में भी हो सकता है, प्रोकैरियोट में मिलने वाली है, एक नहीं कई डिफरेंस है कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजिला का है, पहले स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिलम। इस साइड वाला स्ट्रक्चर, दिस वन, ये एग्जांपल है या ये स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग कह रहे हैं एक्सोनीम, सीलिया और फ्लैजिला को बनाता है। ये है सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मैंने अभी जस्ट बनाई। इसके अलावा दूसरे स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे अंदर ये रही सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीट के दूर यानी बाहर की तरफ हम लोग फिर से वही ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहां पर ये माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन दिस टाइम दे आर प्रेजेंट एज डबलेट। वो यहां पे डबलेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पहले ट्रिपलेट था, अब डबलेट है। ये डबलेट सेम, इधर भी सारी जगह सेम सिचुएशंस। पहले ही बोल चुका हूं, डबलेट मतलब दो नहीं है, आपस में जुड़े हुए दो हैं। अब ये सेंटर से भी जुड़े हुए हैं,
बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रक्चर नेम्ड रेडियल स्पोक्स। ये रेडियल स्पोक्स हैं, 9 रेडियल स्पोक्स से 9 डबलेट्स। डबलेट आपस में भी जुड़े हुए हैं, यहां पर भी इंटर डबलेट लिंकर होंगे। इंटर डबलेट लिंकर ने इन स्ट्रक्चर्स को भी आपस में जोड़ दिया, और यही क्लासिक चीज है। हम नाम लेते हैं, जो यहां रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ है उसका नाम पहले की तरीके से ए, जो आगे की तरफ है उसका नाम बी। लेकिन यहां जब जोड़ दूं इन लोगों को तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बी और ए जुड़ गए, ये बी और ए जुड़ गए, यहां पर बी और ए जुड़ गए, बी और ए जुड़ेंगे, हर जगह बी और ए को जोड़ दिया। सक्सेसिव डबलेट्स में बी और ए जोड़ देते हैं। सेंटर में 2 सिंगलेट्स हैं, यानी ये 2 हैं और साथ में नहीं है, ये 2 होंगे और साथ में नहीं होंगे, ऐसा हम मेंशन कर रहे हैं। दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे आपने बनाया इसको कहते हैं 9+2 दैट्स सीन इन सीलिया एंड फ्लैजुला, और स्ट्रक्चर का नाम होता है एक्सोनीम दैट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। यहां बीच वाले स्ट्रक्चर को सेंट्रल हब ना कह के शीट लिखा है, हम भी शीट लिख लेंगे, वट एवर दे आर मेंशनिंग, जैसा वो लिखे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है सेंट्रल शीट, लेकिन बहुत ही बड़ा डिफरेंस आने वाला है। यहां अंदर 2 सिंगलेट्स हैं, 2 सेंट्रल सिंगलेट्स, ये 2 सेंट्रल सिंगलेट्स हुए, और यहां ये बाहर 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं। इसीलिए स्ट्रक्चर में माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर को या माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजेशन को लिखा गया है 9+2, 9 पेरिफेरल 2 सेंट्रल। ये डबलेट्स हैं, 9 थे, 2 सिंगलेट है। 9+2 एक बात हो गई, 9 डबलेट मतलब कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, 9 2 18। सेंटर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, 2, तो यानी 9:1 भी कह सकता हूं। कुछ सरप्लेट टाइप के लोग अजीब सा क्वेश्चन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, द माइक्रोट्यूब्यूल आर अरेंज इन 9:1 रेशियो। गलत तो नहीं है, लेकिन उनका पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। दिस इज नॉट रॉन्ग। बाहर 18 है, अंदर 2, 9:1 कह सकते थे। ठीक है, आगे इस पूरे स्ट्रक्चर को जिसने फॉलो किया है वो है सीलिया एंड फ्लैजुला, ये उनका ट्रांसफर सेक्शन है, और हम इस स्ट्रक्चर के लिए नाम लिख रहे हैं, चलेगा यही, एक्सोनीम, सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस स्ट्रक्चर का नाम एक्सोनीम है। पुराने वाले को कार्टविल लिखा हुआ था सेंट्रोसोम में, यहां सराउंडिंग में ही कवरिंग है, ये कवरिंग का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, ये ए और ये बी नाम क्या है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं भाई, ए माइक्रोट्यूब्यूल और बी माइक्रोट्यूब्यूल। इस बेसिस पे तुम ना लिंकर के नाम लिखो, इनको जो जोड़ रहे हैं उन लिंकर के नाम क्या होंगे, सेम। वहां पे ट्रिपलेट में सी और ए थे, यहां पर डबलेट के बीच में क्या हो जाएंगे, बी एंड ए, इंटर डबलेट लिंकर, इन्हें इंटर डबलेट लिंकर बोल सकते हैं। इतना काफी नहीं है, अभी कुछ बाकी है, वो सुनो। ये सबसे जरूरी बात है, हम लोग इस सीलिया और फ्लैजुला के स्ट्रक्चर में 3 तरीके की प्रोटीन पढ़ते हैं, सिर्फ ट्यूबुलिन नहीं, इसके अलावा भी है। कौन कौन, वो सुनो। केमिकल ट्यूबुलिन होगी किसमें, माइक्रो ट्यूब्यूल में। प्रिंसिपल प्रोटीन यही है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर से रिलेटेड है।
ये माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटीन जो प्रेजेंट है उसका नाम ट्यूबलिन है। एक प्रोटीन का नाम है नेक्सिन। इससे भी नहीं मतलब, मेरा ध्यान कहीं और अट्रैक्ट कर रहा है यहां पे, वो देखो नेक्सिन किसमें है, ये बीए लिंकर में। इससे भी नहीं मतलब, हमें मतलब है एक अलग नाम से जिसे लिखते हैं DYENIN, वो जो फूल टाइप की बनी हुई है ना इधर एनसीईआरटी में आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उन्होंने क्या करा है, नहीं पिंक नहीं बना सकता मैं, ये ठीक है। तो यहां पे क्या करा है, ये डबलेट को दिखाने के लिए इधर पे ये ऐसे देख पा रहे हैं, पहले था डायग्राम में, अब मैं उसको निपटा चुका हूं तो अब ना दिखेगा। ये जो बनाई ना प्रोटीन, ये जो प्रोटीन फुल टाइप के बनाई है एक्चुअली में ये कैटालिटिक है। नॉर्मली ये स्ट्रक्चरल है, लेकिन ये जो नए टाइप की प्रोटीन बनाई है, नाम क्या लिखा है उसका, डायनिन। ये कैसी होती है, ये होती है कैटालिटिक। कौन सा कैटलिस्ट, डायनिन, कैटालिटिक। कैटालिटिक प्रोटीन, ये कैटालिटिक प्रोटीन है किसके जैसी, लाइक एटीपीएस, मतलब एटीपी ब्रेक करने वाली। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, एटीपी को ब्रेक करता है, यानी बिना एटीपी के सीलिया फ्लैजेला काम नहीं करेगी। ऐसा हमने सेंट्रोसोम और बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ा। हमने बेसल बॉडी के स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन या सेंट्रोसोम के स्ट्रक्चर में बाहर मेम्ब्रेन नहीं पढ़ी। हमने डबलेट पढ़े, वहां ट्रिपलेट। हमने सेंटर में 2 सिंगलेट पढ़े, वहां पर 0। 9 रेडियल स्पोक सेम है, ठीक है, ट्यूबलिन का होना सेम है, लेकिन सारी चीजें सेम नहीं है। ठीक, इसके लिए लाइनों में कुछ नहीं लिखना है। वैसी बातें कि डबलेट सेंटर पे होते हैं थ्रू वही सेम क्या, रेडियल स्पोक, और आपस में जुड़े होते हैं थ्रू इंटर डबलेट लिंकर। ओके, इतनी बात थी। यह है सीलिया फ्लैजेला। स्ट्रक्चर का नाम बोलेंगे एक्सोनीम। कंपेयर करना है फ्लैजेला इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। डन। डिफरेंसेस को मार्क कर रहा हूं, उस पर ध्यान रखें। सराउंडिंग मेम्ब्रेन, सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स, किनारे पर डबलेट्स, लिंकर बीए और ए के बीच में है। डायनिन प्रोटीन सेंट्रोसोम के अंदर नहीं थी, ऐसा। वहां सेंट्रल हब कहते हैं, यहां पर शीथ लिखा हुआ है।
जब कोई लिखे ना पेरिफेरल एक्सोनीम तो वो 9 डबलेट की बात करेगा, जब कोई लिखे सेंट्रल एक्सोनीम तो 2 सिंगलेट की बात करेगा। यानी सेंट्रल शीट से बाहर का हिस्सा पेरिफेरल एक्सोनीम कहलाता है, सेंट्रल शीट से अंदर का हिस्सा सेंट्रल एक्सोनीम कहलाता है। आपको लिखना है तो कुकेस जैसे लिखो, बिना डायग्राम बना के ऐसे लिख सकते हैं, दैट हाउ द स्ट्रक्चर बिकम डिफरेंट फ्रॉम द सेंटर में लिखते जाइए। 1 द सराउंडिंग इज बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड द इनर रीजन इज सराउंडेड बाय सेंट्रल शीट, नेक्स्ट द पेरिफेरी इज हैविंग डबलेट्स, राइट, नॉट ट्रिपलेट्स। और एक कैटालिटिक प्रोटीन डायनेन इज रिक्वायर्ड फॉर फंक्शन। ऐसा कुछ भी पहले नहीं था। ओके, चलो कंपेयर करते हैं, एक साइड प्रोकैरियोटिक, दूसरी साइड यूकैरियोटिक फ्लैजेलम को। फ्लैजेलम इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। चलो मैं पूछता हूं, वो बताएगा कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरों के पास मौका है, पन्ने पलट लो, ठीक है, मिल जाएगा। ठीक है, पन्ने पलटेंगे तो चीजें बड़े आराम से मिल सकती है। वो आंसर दे दे, मिला, फ्लैजेलम मिली, प्रोकैरियोटिक का बात कर रहे हो, और अभी का कहां है? अब तो आधा आधा लिख रहे हो, कल या किसी से में डाउट पूछ, अपनी इज्जत भी हैं। हाँ, मिल गया। हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक में, पहली बात स्ट्रक्चर, क्या वहां लिखा कोई मेम्ब्रेन होती है? नहीं। यूकैरियोटिक में लिख रहे हैं स्ट्रक्चर है माइक्रो ट्यूब्यूलर 9+2। अच्छा, ऐसा कुछ भी हमें प्रोकैरियोटिक में नहीं दिया, अगर कहीं पढ़ भी लो ना तो याद नहीं रखना,
जबरदस्ती मेमोरी मत भरिए अपनी, उसका कोई यूज नहीं है। झगड़े ज्यादा हैं, काम की चीजें कम है। ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक की फ्लैजेला में माइक्रोट्यूब्यूल होती है या नहीं होती ना। मेरे मतलब का माइक्रोट्यूब्यूल कौन, जो ट्यूबुलिन है। क्लियर, मेरे मतलब का वो ट्यूबुलिन वाला माइक्रोट्यूब्यूल सिर्फ किसमें, साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में नहीं होता। यानी ये स्ट्रक्चर माइक्रोट्यूबुलर नहीं है। दिस इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पीएम से सराउंडेड है, जबकि नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, इसके आजू बाजू में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। यहां तक तो ठीक था। डिफरेंस तो कंपोजिशन में भी निकल आया, यानी दे डिफर इन केमिकल नेचर टू, ये केमिकल कंपोजिशन में भी अलग हैं। ओ सॉरी, यहां क्यों लिख रहा हूं मैं 2। ये देखिए यहां कौन बनाता है, फ्लैजेला को बनाने वाली फ्लैजिलिन, पिली को बनाने वाली पिलिन, फिम्ब्रे को बनाने वाली प्रोटीन का नाम नहीं पढ़ते हैं, उसे फिम्बलिन कहते हैं। जाने दो, नहीं मतलब, मैंने कहा ना मेमोरी खर्च नहीं करनी। ठीक है, ह्यूमन की मेमोरी लिमिटेड है। एडिशनल अगर मेमोरी लगानी है तो मोबाइल में, लैपटॉप, कंप्यूटर में लगती है, अपने दिमाग में नहीं। तो उतनी ही चीजें याद रखें। राइट, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, मैं और भी चीजें बताऊंगा। फिर अगर एग्जाम से पहले आके मिल लिए, मतलब सिलेबस खत्म होने तक तुम यहां रहो, ठीक है, जिसके चांस बहुत कम होते हैं कि कोई पूरी क्लासेस अटेंड करे, ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। मतलब अगर मैं ये कहूं कि लास्ट ईयर मैंने कितने पढ़ाए, तो करीबन 700 प्लस बच्चे थे, टोटल तो 896 थे, 896 जितने बैचेस पढ़ाए उसमें। सिर्फ यकीन की बात कर रहा हूं, सिर्फ ड्रॉपर की 896। जो हमें लास्ट क्लास तक मिले उनकी संख्या 80 है, 80। समझे? क्लियर? क्या कुछ को आत्मबोध हो जाता है कि भैया हमसे नहीं हो रहा, हमसे होगा ही नहीं। ठीक है, कुछ लेट बैच ज्वाइन करते हैं और सोचते हैं कि हम अपना सिलेबस अब खुद पूरा कर लेंगे। अबे एक मिले एग्जाम से 5 दिन पहले, सर हम क्या करें, कोई बैठा हो यहां पे अपने पे ना ले। ठीक है, 5 दिन पहले एग्जाम से पहले, सर अब हम क्या करें। मैंने कहा तुम थे कहां, बोला सर मुझे लगा कि जनवरी से मैं अपना पढ़ना चालू कर दूं। मैंने कहा अच्छा। और जनवरी में जब वो मिले थे तब उनका ये कहना था कि हमारा फिजिक्स का बहुत बैकलॉग है सर, पूरी 11th करी नहीं सर, ध्यान ही नहीं दिया सर, पहले करना चाहिए था। तुम्हारा बैकलॉग खत्म हुआ नहीं, तुम रिवीजन चालू करने लगे हो और वो सोच रहे हो कि क्लास छोड़ के रिवीजन कर लोगे। मतलब क्लास वाला भी तुम्हारा कहां पे इकट्ठा होगा, बैकलॉग में। कर्जे को पटाने के लिए कर्जा, ठीक है, वो भी नहीं पट रहा, नियत ही नहीं है। तो एक बहुत सिंपल सा तरीका बता दे रहा हूं। बैकलॉग बच्चे का होता है एक, जब क्लास के साथ में प्रैक्टिस न लगे। ठीक है, क्लियर? ये बात याद रखें, जब आप क्लास के साथ में प्रैक्टिस नहीं करते उससे बैकलॉग क्रिएट होता है। वैसे बैकलॉग जैसा शब्द हमने खुद तब सीखा जब हमने पढ़ाना चालू कर दिया था, लेकिन पढ़ाते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुके थे, तब हमने बच्चों के मुंह से ये शब्द सुनने चालू किए हैं। उसके पहले तक कोई बच्चा आके ये नहीं बोलता था कि हमारा बैकलॉग है, और हमने अपने जीवन में इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। यह हमारी डिक्शनरी में नया नया जुड़ा शब्द है। बैकलॉग, सर मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम है, सर डिप्रेशन में आ गया था, ठीक है, सर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, ये सब हमने अभी पढ़े, है ना। ये व्हाट्सएप से भी नया शब्द है, ये सारे। व्हाट्सएप तो फिर भी 2010-11 से आ गया है, ये सारे उससे भी नए हैं। तो ये बैकलॉग आते इसलिए क्योंकि व्हाट्सएप आ गया ना, ना सोशल मीडिया होता, ना कोई और काम होता, या तो दुनिया देखते नहीं तो किताब देखते। अब एक दूसरे का मुंह देखते हैं, क्या करें, न तुझे आता न मुझे आता, बस ठीक है, जय भारत माता, काम खत्म। मतलब एग्जाम में टेस्ट दे रहे, कोचिंग के अंदर पूछे भी तो किससे पूछे, उससे खुद नहीं आता है।
उससे पूछा, पता लगा खुद का नेगेटिव। आज हमने पूछा 11 वाले बच्चे में तुम्हारे नंबर कम क्यों आए, तो नीचे मुड़ के यूं बाजू वाले को देखना, उसको क्या देख रहे हो, मैंने तुम्हारे कितने हैं, उसके भी कमी है। मैं क्यों, आजू बाजू में बैठे, मैं तेरे भरोसे तुम मेरे भरोसे, दोनों खड्डे में। तो भैया जैसे पहली एक चीज समझ लीजिए, कंबाइंड स्टडी नामक कोई चीज नहीं होती, न थी ना हो सकती है। स्टडी कंबाइन करके नहीं हो सकती, क्योंकि पेपर आपको कंबाइंडली नहीं देना। किसी को कुछ समझा रहे हो ठीक है, तो कोई किसी से कुछ पूछ रहा है ठीक है, तुम्हें अगर समझाना आता है तो समझा दो, नहीं तो अपना समय नष्ट मत करो। दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहना बहुत बड़ी बेवकूफी है। टाइम टेबल बनाइए, फोकस करिए कि आप चारों सब्जेक्ट पूरे कर पाए, आपके मार्क्स में रिफ्लेक्ट होगा। अभी दूसरे तीसरे टेस्ट होंगे ना, सब रिफ्लेक्ट हो जाता है तुम्हारे मार्क्स में कि तुम पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, क्या करते हो। ठीक है, एक चीज बोल दे रहा हूं, नोट्स पूरे बना लेना, ठीक है, और कुछ ना हो पाए तो कम से कम भाई नोट्स पढ़ लेना यार, तो सम्मानजनक नंबर ले आओगे। ठीक है, सम्मानजनक नंबर तुम्हारे बॉटनी में आ जाएंगे, नोट्स पढ़ लेना, इतना मैं कह दे रहा हूं। लेकिन अगर उतना भी ना हो पाए तो क्लास रोज आ जाना, उतना भी ना हो पाए तो घर रह जाना। यहां प्रोटीन का नाम फ्लैजलीन, और इधर प्रोटीन का नाम मैं कहूंगा मेजरली ट्यूबुलिन। अलग है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दैट हाउ दे आर डिफरेंट, तो ऐसे दे आर डिफरेंट, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना होगा न्यूक्लियस एंड माइक्रोबॉडीज, हैव अ लुक ऑन इट। आप उन टॉपिक को पढ़ के आइए, ठीक है। वैसे न्यूक्लियस पढ़ पाएंगे, क्रोमोसोम और माइक्रोबॉडीज तो शायद अगली क्लास में ही हो। थैंक यू।